शारदा चाची नहीं रही। ईमेल की अगली लाइन धुंधला गई। टप टप आंसू निकलते के पहले हृदय में एक ऐसा तेज खरोंचता सा दर्द हुआ कि मैं तड़प कर रह गई। आज शारदा चाची मुक्त हो गई। हाँ, मुक्त हो गई। यूं सांसारिक रिश्तों से तो उनका बंधन ना जाने कब का छूट चुका था। आज शरीर के बंधनों से भी मुक्त हो गई। शारदा चाची और मेरा रिश्ता कब दोस्ती में बदल गया था मुझे याद नहीं, लेकिन होश संभालने के बाद कभी भी चाची को माँ से अधिक करीब पाया। शारदा चाची की बदकिस्मती थी या किशन चाचा की पता नहीं, लेकिन चाचा से उन्हें वह सम्मान कभी ना मिल पाया जिसकी वे हकदार थी। चाची ने अपने जीवन में कितने ही दुख भोगे, किशन चाचा के अत्याचारों को सहा, लेकिन कभी उफ तक ना की। यदि लोगों ने देखा तो उनका मुस्कुराता चेहरा, किंतु उनकी मूक पीड़ा की प्रतिफल की साक्षी रही मैं। किशन चाचा से निरंतर मिलते अपमान के कड़वे घूंटों ने उनकी गोरी कनपटियों की रेखाओं को गहरा नीला और जबड़ों को कठोर बना दिया था। मैं सोचती थी चाची कमज़ोर है, चाचा को कभी पलटकर जवाब क्यों नहीं देती, तलाक देकर आज़ाद क्यों नहीं हो जाती। लेकिन ये मेरी नासमझी थी, कच्ची उम्र की कच्ची समझ थी। चाची की निगाहों में मैंने कभी कातरता या याचना नहीं देखी, देखी तो बस एक अद्भुत दृढ़ता। शारदा चाची कमज़ोर नहीं थी, चाची तो गंगा और हिमालय थी, जिनके संसर्ग में किशन चाचा के कुछ पाप तो अवश्य धुले होंगे। सुबह सुबह मेरी आँख खुली दादाजी की तेज़ आवाज़ से। वे चाचा पर बुरी तरह बरस रहे थे। चाचा दादी के पीछे, दादी सोफे पर नीचे मुंह किए बैठी थी। पिताजी उसी कमरे में एक कोने में खड़े थे। पर्दे के पीछे माँ शारदा चाची हमेशा की तरह मेरे और अपने टिफ़िन के लिए पराठे सेक रही थी। मुझे डरा हुआ सा देख माला को काम बताकर चाची मुझे लेकर स्कूल के लिए तैयार करने ले गई। चाची का चेहरा एकदम शांत, मानो वे मुझे उसी शांति का हिस्सा बनाना चाहती हो। चाची ने धीरे से कहा, नहाकर जल्दी निकलो, आज हमें ऑटो से खुद ही जाना है। मेरी कार का कल रात एक्सीडेंट हो गया। मुझे यकायक सब कुछ समझ में आ गया कि कल चाचा रात के खाने पर घर पर नहीं थे। मैं रात 11 बजे तक चाची के कमरे में होमवर्क करती रही थी। फिर कब नींद आई पता नहीं। उठी तो अपने कमरे में ही पाया खुद को। तो क्या किशन चाचा से हो गया एक्सीडेंट? मैं मन ही मन सवाल किए जा रही थी। शारदा चाची मुझे स्कूल छोड़ती हुई बैंक चली गई। चाची के साथ घूमने जाने का, उनके पास बैठने का जितना सुख मिलता था, उससे ज़्यादा तकलीफ़ मेरे मन को तब होती थी जब चाची मुझे बाय कहकर चली जाती। मैं तो चाहती थी कि चाची को एक पल के लिए भी ना छोड़ूं, लेकिन इस बार तो चाची बाय कहकर भी नहीं गई और चली गई महायात्रा पर। शारदा चाची ने मुझे याद तो ज़रूर किया होगा। एक बार फिर बिना पूछे आंखों के समुंदर में बाढ़ आ गई। कितनी स्मृतियाँ, कितनी यादें। चाचा चाची के आपसी संबंध कभी भी सामान्य नहीं रहे। चाचा चाची के बंद कमरे से अचानक आती चटाक सिसकी, चटाक, फिर लंबी चुप, बाहर भी एक असहज चुप्पी। अक्सर यह बात समझकर भी कि कुछ ठीक नहीं है उनके बीच, दादा दादी उनके सुखी दाम्पत्य का भ्रम पाले रहे और माँ पापा अपने सुखी दाम्पत्य के परचम लहराते रहे। शारदा चाची के साथ ऊपर वाले ने बहुत ही नाइंसाफ़ी की थी। चाची को लेकर किशन चाचा के मन में हमेशा ग्रंथि रही। चाची की खूबसूरती, उनका मिलनसार व्यवहार उनके लिए गर्व का विषय नहीं, जलन का विषय था। चाची की सहज निश्चल मुस्कान जो उनके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग थी,
चाचा की आंख की किरकिरी थी। चाची का बैंक में अच्छी पद पर होना उन्हें खुद अपनी काबिलियत पर शक करने को मजबूर कर देता। शारदा चाची मितभाषी किंतु मधुरभाषी थी। चाचा से हर बात में 20। चाचा अक्सर किसी न किसी बात को लेकर चाची पर क्रोधित होने के बहाने ढूंढते रहते। पता नहीं चाची पर जब तब एकाध हाथ छोड़कर अपने अहम की तुष्टि करते थे कि अपनी कुंठा छिपाते थे। लेकिन चाची ना जाने किस मिट्टी की बनी थी, कमरे से बाहर मुस्कुराती हुई ही निकलती। चाची ने कभी किसी किस्म का रोना नहीं रोया, मजबूरी नहीं दिखाई। यह बात और है कि कभी-कभी उनकी पीठ पर पड़े नीले निशान अचानक ही उनके रिश्ते की सच्चाई बयां करते थे। समझ तो नहीं थी मुझ में, लेकिन चाची के सरल, धीर गंभीर और गरिमामयी व्यक्तित्व के आगे चाचा का व्यक्तित्व मुझे बौना ही लगा। वैसे भी शारदा चाची मेरी आदर्श थी, हमारे घर खानदान की पहली वर्किंग वुमन। चाची के व्यक्तित्व में एक ऐसी मोहिनी थी कि जो एक बार उनसे मिल ले ताउम्र उन्हें ना भूल पाए। मैं शायद 6 साल की थी जब चाचा की शादी हुई। चाची मुझे क्या सभी से बहुत प्यार से बात करती थी। माँ ने प्रत्यक्ष तो कभी कुछ ना कहा, लेकिन मैं महसूस करती थी कि वे चाची के इतने गुणों और प्रेमपूर्ण व्यवहार के बावजूद भी उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखती हैं। अब सोचती हूँ तो लगता है कि संभवतः असुरक्षा की भावना रही होगी माँ के मन में। आखिर वे जिठानी थी और चाची के गुणों को देखकर उन्हें अपने सिंहासन के हिलने की चिंता हुई होगी। कई बार चाची के आसपास घूमते रहने के कारण मुझे बेवजह डांट देती थी माँ तब। लेकिन माँ और चाची के संबंधों में बहुत सालों बाद वो बात आई जिसकी मैं कल्पना किया करती थी। यहाँ तक कि अंत समय में चाची माँ के पास थी। मेरी आंखों से फिर 2 आंसू टपक गए। शायद 11 साल की रही होंगी जब दादाजी ने चाचा को गोमती नगर वाले मकान में जाकर रहने को कहा। चाची ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। चाचा चाची वहाँ रहने लगे। स्वाभाविक था कि उनके मिलने जुलने वाले भी वहीं जाने लगे। अनीता आंटी चाचा के साथ काम करती थी। कभी कभार घर पर आती तो मेरे लिए चॉकलेट जरूर लाती, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वैसे भी 11-12 साल की उम्र में चॉकलेट लाने वाले अंकल आंटी किसे अच्छे नहीं लगते। ऐसा लगता था कि जब तक वो घर पर रहे मैं उनसे आगे से हटूं नहीं। वस्तुतः मैं अनजाने में उनकी तरफ खींची जा रही थी, लेकिन वो कैसे भेड़ की खाल में भेड़िया निकली ये सोचकर मेरा मन आज भी कड़वाहट से भर जाता है। इतना कि आज भी मुझे अनावश्यक अपनापन दिखाने वाले लोगों से डर लगता है। मैं तब 8वीं कक्षा में थी, शायद 13 साल की, लेकिन देखने वाले समझते थे कि मैं 6वीं-7वीं में हूँ। अक्सर शनिवार को चाची मुझे स्कूल से अपने घर ले जाती और फिर शाम को छोड़ देती। उस शनिवार मेरा आधे दिन का स्कूल था। मैं चाची से कहना भूल गई। छुट्टी हुई तो मैंने सोचा कि मैं ही चाची के घर चली जाती हूँ। मैं दरवाजे पर पहुंचकर बेल बजाने ही वाली थी कि देखा दरवाज़ा भिड़ा हुआ है, लेकिन चिटकनी नहीं लगी थी। सो सहज ही चाची को डराने की बात मन में आ गई। मैं दबे पांव घुसी। बाहर के कमरे में कोई ना था। मैंने जूते बैग कुछ ना उतारा। फिर धीरे से किचन में झांका। चाची वहाँ भी ना थी। चाची अपने कमरे में होंगी, सोचती हुई मैं एक एक कदम सावधानी से रखते हुए बढ़ी। कमरे का पर्दा हमेशा की तरह लटका था। मैं हटाकर उन्हें ज़ोर से डराने ही वाली थी कि अचानक अनीता आंटी की दबी खिलखिलाहट सुनकर मेरे कदम जड़ हो गए और उड़ते पर्दे की झिरी में से एक क्षण में जो अनपेक्षित दृश्य देखा मेरे होश उड़ गए। मैं बुरी तरह डर गई। डर के मारे मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। चाचा और अनीता आंटी। छी! मैं बौखलाई सी किसी तरह
अपने आप पर काबू कर अपने शरीर को पूरी ताकत से खींचती हुई बाहर की तरफ भागी। दरवाज़ा धड़ाक, लेकिन ना मैं रुकी ना पीछे मुड़कर देखा। मैं ना जाने कब तक भागती रही। जब सांस एकदम उखड़ने लगी तो देखा कि अप्रैल की उस दोपहर में सड़क पर मैं अकेली ही खड़ी थी। जैसे तैसे सांसों को संभालते हुए मैं घर की ओर चल पड़ी। रास्ता कैसे कटा, कब क्या आया, कुछ पता नहीं। ऐसा लग रहा था कि मुझसे ही गलती हुई है और जब सबको पता चलेगा तो डांट भी मुझे ही पड़ेगी। शारदा चाची कहाँ थी? अब माँ को तो पता चल ही जाएगा। अनेकानेक आशंकाओं और बुरे ख्यालों में कब घर आया मुझे पता ही नहीं चला। माँ दरवाजे पर खड़ी मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। उन्होंने मेरे हाथ से बैग लिया और गाल थपथपाकर पुचकारते हुए बोली, अरे धूप में कैसी टमाटर हो गई है मेरी बच्ची, कैसे चेहरा उतर गया है। मैं उनसे नज़रें ना मिला पाई। मुझे लग रहा था कि अगर मैं माँ को देखूंगी तो बिना कहे ही उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा और फिर मुझे डांट, हो सकता है मार। मैं ये नहीं समझ पाई कि अपराध मेरा था या नहीं, लेकिन मेरा मन चाची के लिए तड़प रहा था। माँ कह रही थी, अरे मैं तो तुझे कहना ही भूल गई, शारदा मुंबई गई है आज सुबह। उसने तो कल रात ही बता दिया था, लेकिन बस ध्यान में ही नहीं आया। पर तू कैसे जल्दी आ गई? मैंने मरी सी आवाज़ में कहा। माँ हाफ डे था। मुझे अभी भी याद है। मैं चुपचाप जाकर सो गई। उस शाम जब माँ मुझे उठाने आई तो मैं तेज बुखार से तप रही थी। फिर कई दिनों मैं बीमार रही। चाचा को देखते ही मुझे डर और घृणा के मिले जुले भाव घेर लेते थे। चाची से भी कहने की हिम्मत इसलिए नहीं पड़ती थी कि मुझे लगता था कि इस बार पर तो डांट मुझे ही पड़ेगी। कभी लगता था कि चाची की अग्नि परीक्षा तो आजीवन चलेगी। मैं यह बताकर उन्हें और दुख क्यों पहुंचाऊं। और आज सोचती हूँ तो लगता है कि सबसे बड़ा सच ये था कि उस समय मेरे मुंह से उस घृणित घटना का बयान करना असंभव कार्य था। मुझे देखने अनीता आंटी भी आईं, मेरी पसंद की चॉकलेट का बड़ा सा डिब्बा लेकर, लेकिन मैंने उस डिब्बे की तरफ देखा तक नहीं। उनको देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं इतना तो समझने ही लगी थी कि जो वह और चाचा कर रहे थे वो बहुत गलत था। चाचा पहले ही क्या कम अत्याचार कर रहे थे, अब शारदा चाची को धोखा। मैं अचानक बदल गई। मेरे अंदर एक गहरी गंभीरता ने घर कर लिया। माँ मेरे लिए परेशान रहने लगी। मुझे हर व्यक्ति के व्यवहार पर संदेह होने लगा और मैं अनजाने ही लोगों के स्वभाव का अध्ययन करने लगी। उसका असर मेरी पढ़ाई पर भी दिखा। घर में सब यही समझते रहे कि बीमारी के कारण मेरी पढ़ाई पर भी परिणाम पड़ रहा है। चाची के यहाँ जाने का क्रम टूट गया। हृदय की व्याकुलता कम नहीं हुई। मन में निरंतर ग्लानि और अपराध बोध। चाचा चाची का आना भी कम हो गया, लेकिन चाची जब भी आती अपने स्नेहपूर्ण व्यवहार की बौछार से हम सभी को भिगो जाती। चाची के बच्चे ना होना दादी की नज़र में उनकी बहुत बड़ी कमी थी। उनकी शानदार नौकरी, समाज, शहर में उनके कारण सारे परिवार की इज्जत, स्नेहिल स्वभाव, सारे गुण केवल उनके बच्चे ना होने की कमी पर भारी थे। उसके लिए भी चाची ही दोषी थी। कभी कभी मन दादी और माँ के प्रति आक्रोश से भर उठता, लेकिन तब मैं क्या कर पाती। एक बार कहा था दादी से, दादी हमें साइंस में बताया जाता है कि बच्चा होने के लिए पुरुष और स्त्री। बात पूरी भी ना हो पाई थी कि तड़ाक से माँ ने एकदम जोर से दो थप्पड़ मारे सिर पर। सिर भन्ना गया। मुझे समझ में नहीं आया पल भर कि थप्पड़ क्यों पड़े और माँ आई कहाँ से। लेकिन ये ज़रूर समझ आ गया था कि मेरा प्रजनन संबंधी ज्ञान चर्चा के लिए निषिद्ध है। ये बच्चों का विषय ना था। मेरे बड़े होने के मापदंड अक्सर उन लोगों की सुविधा अनुसार बदल जाया करते थे, लेकिन चाची उनसे अलग थी। उनकी अपनी सोच थी। वो मेरी बात हमेशा बहुत धैर्य के साथ सुनती थी,
फिर समझाती थी। स्थितियों का आकलन करने का उनका अपना तरीका था। वे बड़ी सहजता से सरल शब्दों में अपना मत प्रस्तुत कर देती थी और यही बात दादी के गले नहीं उतरती थी। शायद इसी कारण दादी के लिए चाचा का पलड़ा भारी था। एक आध बार उन्होंने चाची का दिल दुखाने की बात भी की थी, लेकिन चाची के मुंह से कड़वी बात कभी नहीं निकलती थी। एक बार शायद मैं 9-10 साल की रही होंगी, तब की बात याद आ रही है। शाम का समय था। मैं चाची के कमरे में अपना होमवर्क करने जा रही थी कि तड़ाक किशन चाचा ने चाची को थप्पड़ मारा था। मैंने देखा तो नहीं, किंतु आवाज़ सुनी। हमेशा की तरह मेरा मन रो उठा। मैं सहम कर दरवाजे के पीछे ही रुक गई। चाचा तीर की तरह बाहर चले गए। बाद में मैंने चाची से वह कहने की हिम्मत जुटा ली जो अब तक नहीं कही थी। मैंने भरे गले से मुश्किल से कहा, चाची, चाचा बहुत गंदे हैं। चाची ने मुझे लिपटाते हुए मेरे मुंह पर उंगली रख दी। नहीं अनन्या, ऐसा नहीं कहते। चाचा गंदे नहीं हैं। उन्हें समझ नहीं है, इसलिए उनकी सोच गंदी है। ध्यान रहे अनन्या, इंसान की सोच उसे अच्छा या बुरा बनाती है। चरित्र निर्माण इंसान को बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना करने का हौसला देता है। चाची खुद भी बहुत पढ़ती थी और अक्सर मुझे भी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने के लिए ला कर देती थी। अमर कथा की कोई ऐसी पुस्तक ना थी जो मेरे पास ना हो। चाची की दी हुई महापुरुषों की जीवनियाँ, विज्ञान, इतिहास, कहानी, देश विदेश की जानकारियों वाली रंग बिरंगी पुस्तकों से मेरा कमरा भरा पड़ा था। किताबों से मेरी गहरी दोस्ती चाची के कारण ही हुई थी। शारदा चाची मुझे बहुत प्यार करती थी। मैं चाह कर भी कभी चाची से ये नहीं कह पाती थी कि तुम चाचा को छोड़ क्यों नहीं देती। शायद उसमें मेरा स्वार्थ छिपा था। फिर कई सालों बाद एक बार माँ और दादी की फुसफुसाहट से ये समझ आया कि अनीता आंटी किशन चाचा के घर ही रहने लगी है। अरे, ये सुना है कि। फिर उनकी दबी दबी हंसी। मैं आगे सुन ना सकी। चाची के बारे में ऐसी बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मुझे बहुत गुस्सा आया अपने परिवार वालों पर। घटनाओं का तटस्थ दर्शन करने वाले लोग, तथाकथित पढ़े लिखे लोग, और सबसे ज़्यादा गुस्सा आया चाची पर। अच्छी पढ़ी लिखी नौकरी करती चाची को क्या ज़रूरत थी ये समझौता करने की। कितनी कमज़ोर हैं चाची। क्या सचमुच चाची भी। मेरा मन चाची का विरोधी होने लगा। मैं दिखने में शांत थी, लेकिन मेरे भीतर के तूफान को कोई समझ नहीं पाया। माँ भी नहीं। चाची से तो अब मैं अंदर ही अंदर नाराज़ हो गई थी। खुद से बहुत वर्षों की जद्दोजहद के बाद मैंने फैसला ले लिया। डांटेंगी तो डांट लेंगी। आखिर मेरा भी विवाह हो चुका है। स्त्री पुरुष संबंधों के मायने समझती हूँ अब मैं। स्वयं पूछूंगी, वरना शारदा चाची की जो प्रतिमा अब तक निरंतर निखरती रही है वह धूमिल है। चाची, तुमसे मिलना चाहती हूँ, अकेले में कुछ बात करनी है। मैंने उनके बैंक में ही फ़ोन घुमा दिया। मेरे स्वर की गंभीरता को नज़रअंदाज करते हुए बोली, अरे मैं तुझे ही फ़ोन कर रही थी। चल आजा, शाम को कॉफ़ी हाउस चले। गर्मी की दोपहर कॉफ़ी हाउस के फैमिली रूम में चाची और मेरे अलावा एसी की सतत घूं-घूं। 2 कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर कर दी थी और वेटर को ताकीद दी कि ज़रूरत होने पर हम खुद बुला लेंगे। बोलो अनन्या बेटी, क्या बात है? मैंने दिमागी तौर पर चाची पर गोलीबारी करने की कई बार रिहर्सल की थी, लेकिन ऐन वक्त पर ज़बान लड़खड़ा गई। चाची, सब लोग तुम्हारे बारे में बातें बनाते। मैं बोल ही नहीं सकी, रोना आ गया। मैंने किसी तरह काबू किया। चाची, सच क्या है बताओ। मैं घुल रही हूँ। लगता है कि मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी। मुझे पता नहीं था कि चाची पर इस सवाल की क्या प्रतिक्रिया होगी, और शायद उसी से मैं डर रही थी। मैं अपनी चाची, अपनी प्यारी चाची पर जो मेरी आदर्श थी, उन पर आक्षेप लगा रही थी।
शर्म और ग्लानि से मैं रो पड़ी। चाची उठ खड़ी हुई और मेरा आंसू भरा चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर मुझे चूमा। उनके हाथों का स्पर्श हमेशा की तरह गुनगुना था। बोली, बेटा, आज तो सचमुच बड़ी हो गई मेरी बच्ची। मुझे अच्छा लगा कि तूने औरों की तरह मन में कहानियां नहीं बनाई। बेटा, इसी दिन की तो मैं तो कब से इंतज़ार कर रही थी कि अपनी बातें कहने की हिम्मत तुझ में आ जाए। अनन्या, अब मैं तेरे प्रति निश्चिंत हूँ। आज मैं तेरे उन सभी कहे अनकहे सवालों का जवाब दूंगी जो मैंने बरसों से तेरी आंखों में तैरते देखे हैं। वे कुर्सी सरकाकर मेरे पास बैठ गई और बोली, अनन्या, पहले सवाल का जवाब पहले। चाची का स्वर गंभीर हो गया। अनन्या, मेरा चरित्र ही मेरे व्यक्तित्व का सबसे सबल पक्ष है। मेरा मन और शरीर दोनों साफ है। मैंने इसी के सहारे अब तक की लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तेरे मन में इसे लेकर किसी प्रकार का संशय नहीं हो। मैंने अपनी सफाई में कभी किसी को कोई दलीलें पेश नहीं की, इसलिए तूने वही सुना है जैसा सब कहते हैं। मुझे उनके मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। उनकी समझ अपेक्षाएं खत्म हो जाए तो जिंदगी आसान हो जाती है। तेरे चाचा व्यभिचार का खेल खेलना चाहते थे। वो मेरे संस्कारों से अलग था। सच कहूँ तो जो कर्म मेरे लिए धार्मिक, पवित्र और पूजा के समान था, वो तुम्हारे चाचा के लिए भोग लिप्सा का साधन। तेरे चाचा ने अपने रंग में ढालने की कोशिश की। असफलता मिलने पर आक्रोश। स्त्री पुरुष नर मादा का परस्पर आकर्षण सहज है, लेकिन अपेक्षाएं पूरी न होने के कारण मेरा शरीर उनके लिए प्रताड़ना का साधन और मेरे लिए शरीर अब सिर्फ मांस का लुथड़ा जिसमें छूने पर तरंगे पैदा नहीं होती। निर्जीव निर्जीव संबंध ढूंढ रहे हैं। अनन्या, तुझे लगा है ना मैंने तलाक क्यों नहीं ले लिया? तलाक तो मैं तब भी ले सकती थी और आज भी, किंतु मैंने तलाक लेने वालों की फजीहतें भी देखी है। ये समाज बड़ा विचित्र है। अकेली औरत देखकर अनेक पुरुष हितैषी पैदा हो जाते हैं। मुझे घिन आती है पुरुषों की इस मानसिकता पर। तू जानती है कि तेरे चाचा बाहरी तौर पर यही दिखाते हैं कि हमारे बीच सब सामान्य है। वे डरपोक हैं। उन्हें डर है कि लोग उनकी हंसी उड़ाएंगे और मुझे सबकी सहानुभूति मिलेगी। शारदा चाची रुकी, गिलास उठाकर गटगट पानी पी गई। सीता का वनवास कभी खत्म ही नहीं हो सका। हम सब मर्यादाओं में बंधे हैं। तेरे चाचा और मैं एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। किसी दूसरी औरत का तेरे चाचा के जीवन में आना अटल था। अनीता ना होती तो कोई और होती, क्योंकि तेरे चाचा मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, मुझे टूटते हुए देखना चाहते हैं। मैंने कभी किसी से कुछ कहा नहीं। मैं जिनसे कहना चाहती थी वे मुझसे बहुत दूर थे, और जो तमाशे का मज़ा लेना चाहते थे उनसे मैं कहना नहीं चाहती थी। तेरे चाचा ने मुझे पहले दिन से नीचा दिखाया। शुरुआती दिनों से शुरुआती दिनों में मैंने प्यार मोहब्बत से हर वह कोशिश की कि मेरी ज़िंदगी में प्यार की बहार छा जाए, लेकिन वह रे किस्मत, मैं सोचती रही अपने प्रेम से उनके मन की गांठें खोल सकूंगी, लेकिन मेरी हर कोशिश व्यर्थ। अन्य संबंधों की तरह अतरंग संबंधों का निर्वाह किया जाने लगा। इंसान अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगता है। तन के घाव सूख तो जाते हैं, लेकिन उनके निशान अक्सर वे अप्रिय बातें याद दिला देते हैं। यदि आज मैं इस परिस्थिति में भी खुश रह सकती हूँ, तो इसके पीछे मेरे संस्कार, मेरी आस्था और मेरे अपने निर्णय हैं, वरना मैं कब की बिखर जाती। मेरे मन के घाव कभी नहीं सूख पाएंगे अनन्या, कभी नहीं अनन्या। जानती हो, बच्चा पैदा ना करने का फैसला मेरा था। तेरे चाचा मुझे जब तब मार पीट कर, अनीता को घर में रखकर अपमानित करके अपनी कुंठित मानसिकता को तुस्त तो सकते थे, लेकिन मुझसे ज़बरदस्ती बच्चा पैदा नहीं करवा सकते। उन्हें लगता है कि कहीं पीठ पीछे लोग उन्हें नामर्द तो नहीं कहते, लेकिन वे इस बात को जानते तक नहीं कि उनमें पिता बनने की क्षमता है। वे स्वयं को दोषी समझते हैं, लेकिन डॉक्टरी जांच तक कराने की हिम्मत नहीं है उनमें। शायद वो झेल नहीं पाते हैं
कि उनके कारण, जबकि सच तो ये है कि मैंने 2 बार गर्भपात करवाया अपनी मर्जी से। मैंने तेरे चाचा के अंश को नकार दिया। मैंने इतना आसान नहीं था वो फैसला ले पाना। अनन्या, तू नहीं जानती कि अपने मातृत्व की हत्या करना कितना मुश्किल है। एक लंबी लड़ाई लड़ी हूँ अपने आप से। शायद तेरा बचपन मेरे सामने ना होता तो शायद मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाती। पहली बार चाची की आवाज़ रुंध गई, लेकिन वे बोलती गईं। 2 अजन्मे शिशुओं की हत्यारी माँ हूँ मैं। अनन्या, मैं तो तभी अपनी जान दे चुकी थी जब मैंने अपने मातृत्व को नकार दिया था। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि बेटे के रूप में एक और चाचा पैदा हो, या बेटी हो जाती तो क्या पता उसे भी मेरी तरह यातना सहनी पड़ती। अनन्या, मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि बेटी या किसी और की बेटी। चाची की पीड़ा का बांध आंसुओं के रूप में भर भरा कर बहने लगा। वे कुछ क्षण रुकी और फिर भावनाओं पर काबू पाने के पश्चात भरे गले से बोली, तेरे चाचा ने मुझे तन और मन से इतना प्रताड़ित किया है कि अब मैं पत्थर बन गई हूँ और चाचा इस हार से हारे हैं। वे मुझे रोते, गिड़गिड़ाते, बिलखते, पैर पकड़ते देखना चाहते थे। उनकी यह साध पूरी नहीं हो पाई। मुझे हराते हराते खुद से हार गए हैं। यही उनकी सबसे बड़ी पीड़ा है और मेरे जीने का कारण। उन्होंने अपने आंसू पोंछ दिए थे हमेशा की तरह। फिर ठहर कर बोली, अनन्या, इस ज़िंदगी ने बहुत कुछ दिखाया सिखाया है। कभी कभी व्यक्ति को अपने किसी फैसले की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, बहुत पीड़ा भोगनी पड़ती है, लेकिन अपने ही नज़रों में गिरने की पीड़ा से शायद बहुत कम। आज शारदा चाची मुझे विशाल, धवल, निर्मल, अचल, नागाधिराज हिमालय सी लग रही थी, जो किसी भी प्रलय को शांति से झेल लेता है और फिर दमकने लगता है। मैं चाची से लिपट गई। मेरी शारदा चाची कमज़ोर नहीं थी। चाची वास्तव में देवी थी। बस तभी से चाची की वही छवि मेरे मानस पटल पर हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो गई। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।